कितना बड़ा तानाशाह हो, उसकी एक भी चलती नहीं है। ये जनता है, ये सब कुछ जानती है कि उसके हक में क्या है और उसके विरोध में क्या है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये समझना चाहिए कि जो आप जिद किए बैठे हो, जो तानाशाही आप दिखा रहे हो, अगर झुकोगे नहीं, इन कानूनों को वापस नहीं लोगे तो टूट जाओगे। और केवल आप ही नहीं, आपकी पार्टी का भी सफाया हो जाएगा। और जिनके लिए आप काम कर रहे हो, जिनकी गुलामी आप कर रहे हो, उन पूंजीपतियों का भी सफाया हो जाएगा। ये समझना चाहिए। आंदोलन इतना बड़ा ये हो चुका है और निश्चित रूप से न केवल आज का आंदोलन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, आने वाले समय में भी जब इस आंदोलन को जिस अपनी परिणति तक पहुंचेगा, जीत जब होगी, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भानु प्रताप जी, 1934 में किसान आंदोलन हुआ था जिसके जनक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। उस वक्त बिहार में जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी कर रहे थे, उसके केंद्र में स्वामी जी थे जी। उन्होंने उस वक्त किसान आंदोलन में एक नारा दिया था कि अन्न वस्त्र जो उपजाएगा कानून वही बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने आगे कहा था ये भारतवर्ष उसी का है और ये देश वही चलाएगा। तो क्या आज वो सच साबित होता नहीं दिख रहा? नहीं, निश्चित रूप से सच साबित होता ही दिख रहा है कि किसान इतने दिन से अपनी बात कर रहा है, लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं है। तो किसान के पास कोई और रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि इस देश की आबादी 72% आबादी किसान और किसान से जुड़ी हुई है। मतलब आप मानिए तकरीबन 90 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में सीधे सीधे इस पेशे से जुड़े हैं, और साथ में मजदूर। तो ये जो आवाज है, ये पूरे देश की आवाज है, 135 करोड़ लोगों की आवाज है। ये चंद जो लोग हैं मोदी जी के साथ में, जिनको लेकर वो समझते हैं कि वही जो चाहे कह रहे हैं सही है और तानाशाह बने हुए हैं, ये आवाज अब वाकई में इस देश की आवाज बन चुके हैं। और अगर नहीं माने मोदी जी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान सत्ता चलाएगा, इस देश की राजनीति को अपने हाथ में लेगा। उन्होंने एक और नारा दिया था कि नहीं देंगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। और यही बात है, किसान भी यही कह रहे कि ये कानून हमें नहीं चाहिए और ये कानून हमने नहीं कहा आपसे बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये सरकार तानाशाही पे उतर आई है, क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है सरकार का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखें, कभी शुरू से कभी लोकतांत्रिक तरीका इस सरकार का नहीं रहा है। वैसे तो आप पिछले जो इसके पहला जो कार्यकाल था वो भी देखें, लेकिन इस बार 2019 में चुनने के बाद तो कोई लोकतांत्रिक इसका जो तरीका रहा नहीं है। जैसे आप देखें, जितने भी बिल मई 2019 में चुनने के बाद जितने भी बिल संसद में पेश किए गए, एक भी बिल किसी भी संसदीय कमेटी को नहीं भेजा गया। जबकि तरीका यह है किसी भी बिल का, जब हम देश के लिए बना रहे हैं तो बढ़िया से बढ़िया, जो सबसे बढ़िया हो सकता है, वो चीज कानून में आनी चाहिए। और इसीलिए संसद की जो संसदीय समितियां हैं उनको ये भेजा जाता है, ताकि उन पर व्यापक रूप से चर्चा हो सके। क्योंकि होता क्या है, जैसे आप संसद में चर्चा कर रहे हैं तो वहां आप पार्टी लाइन से हटके कोई भी संसद जो है बोल नहीं सकता, लेकिन कमेटी में वो अपने निजी विचार और देश के हित में जो है, और कमेटी एक्सपर्ट लोगों को भी बुला के उनकी विचारधारा ले सकती है, और जो बेस्ट होगा वो बिल में आएगा। इसने कोई बिल, जितने भी बिल इस दूसरे काल में जो इन्होंने पेश किए, एक भी बिल संसदीय कमेटी को नहीं भेजा। और दूसरा आप देखें, आप किसानों के विषय में बिल ला रहे हैं, लॉकडाउन के समय में ला रहे हैं। क्या जरूरत है आपको लॉकडाउन के समय में लाने की, जब पूरे देश को आपने बंधक बना के रखा हुआ है? दूसरा, आपने किसानों से चर्चा नहीं की, आपने किसान समितियों से, किसान संगठनों से, किसान यूनियन से आपने चर्चा नहीं की। राष्ट्रीय स्तर पर आपको इसकी चर्चा करानी चाहिए थी, खुली चर्चा, वो आपने नहीं कराई है। आपने संसदीय समिति के जो हैं उनको नहीं भेजा है, और आपने लॉकडाउन में आप अध्यादेश लेके आए हैं, और बाद में जब आपने संसद में लिया है तो राज्यसभा में गुंडागर्दी से आपने ये सब पास कराया है, जबकि वहां पे मत विभाजन होना चाहिए। तो इससे ज्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्वस्त करना और क्या होगा? और प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कैसा विकास है ये, कैसा विश्वास है? आपने लिया किसी को? और जब ये पूछा गया, कृषि मंत्री से पूछा गया, वो कहते हैं कि हमने व्यापक चर्चा कराई है। तो कहा गया RTI में कि भैया ये बता दो किन किन लोगों से कब कब आपने चर्चा कराई है, वो रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब आपने कोई चर्चा नहीं करी, और हर पूरा देश जानता है। तो संसदीय परंपराओं को ध्वस्त करना इस मोदी सरकार ने अपने आप का अपना फैशन बना रखा है, और ये इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके राजतंत्र इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, जो किसी कीमत पर भी होगा नहीं। और मैं समझता हूँ आज चारों तरफ से जो न्यूज़ जा रहे होंगे इस समय की, उन्हें पता लग रही होगी किसान कितनी बड़ी संख्या में, और किसान के साथ में बाकी लोग भी इस आंदोलन में आज की गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हो रहे हैं। भानु प्रताप जी, एक बड़ा अहम सवाल है। कल एक रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, जिन्होंने बड़ा चिंता व्यक्त किया कि देश में महामारी के नाम पे जब लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन के दरमियान 35% संपत्ति देश के जो धन्ना सेठ बैठे हुए हैं उनकी बढ़ गई।
अप्रैल महीने में हर घंटे 1,70,000 लोगों की रोजगार जा रही थी, लेकिन वहीं पे अमीर इतने अमीर बन गए लॉकडाउन में। ये एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देखिए, ये जो सारी प्लानिंग है, जिस तरह से आप देखें आज की तारीख में जो रिपोर्ट, सरकार तो सही रिपोर्ट दे नहीं रही, लेकिन मीडिया के और जितने भी माध्यम हैं उनसे जो रिपोर्ट आ रही है, 35 करोड़ लोग इस देश में आज की तारीख में बेरोजगार हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? पहले आपने नोटबंदी की, उसमें देश को बर्बाद कर दिया। फिर आपने जीएसटी की, उस जीएसटी में आज तक आप 4,000 से ज्यादा संशोधन कर चुके हैं और उसमें 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो चुका है। क्या अकल नहीं है आपको लाने की इतनी जल्दी होती है? आप उसकी विचार विमर्श करवाइए पूरी तरीके से, सारे एस्पेक्ट्स को देखिए, कल्पना कीजिए कि क्या क्या हो सकता है, देन उसके बाद में लाइए। लेकिन आप जबरदस्ती ला रहे हैं और आप ला भी उन कानूनों को रहे हैं जिनका विरोध आपने जब 2014 में प्रचार कर रहे थे उसका विरोध किया था, उन्हीं को आप लेके आ रहे हैं। और केवल यही स्थिति नहीं है, अगर आप आज की तारीख में देखें सरकार की अपनी रिपोर्ट, वो जीडीपी हमारी -7.7 सरकार की रिपोर्ट, और सरकार के ही एक व्यक्ति ने ये कहा था जो छोड़ के भी गए हैं नीति आयोग को, उन्होंने कहा था कि सरकार 2% कम दिखाती है। अगर उसको मान लें तो 9.7% और IMF 10.3 कर रही है और वर्ल्ड बैंक 9.6 करा। इसका मतलब स्थिति इतनी खराब है। और दूसरी तरफ भी है, जिस 5 ट्रिलियन आप जीडीपी की बात कर रहे थे, तो 5 ट्रिलियन जीडीपी का मतलब ये होता कि देश की जीडीपी 350 लाख करोड़ होनी चाहिए थी और देश की जीडीपी अब से पहले कितनी थी? 210 लाख करोड़, जो आपके इन कारनामों से कहां आ गई है? 140 लाख करोड़, यानी वो 2 ट्रिलियन रह गई है, जो जिसे आप 5 बनाना चाहते थे। और देश आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देश था, विकसित होने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आपके कारनामों की वजह से गरीब देशों की श्रेणी में आज आ गया। आज हमसे आगे श्रीलंका है, आज हमसे आगे बांग्लादेश है, मतलब छोटे छोटे देश जिनका कहीं ऐसा वो नहीं था, वो आज हमसे आगे हैं। तो क्या यही विकास है? यही देश की तरक्की है जिसके लिए ढोल पीलते हुए मोदी जी को बिल्कुल मतलब जरा सा भी वो नहीं, झिझक नहीं होती है जिस तरह से ये कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो मोदी जी संसद के सीढ़ियों को मत्था टेक के चढ़े थे 2014 में, उस डेमोक्रेसी में 2014 में जब मनमोहन सरकार जा रही थी तो हम 27वें पोजीशन पे थे जी डेमोक्रेसी इंडेक्स में। आज हम 51st पे है। जब इतना डाउनग्रेडिंग हमारा हो गया है तो हमारा तो लोकतंत्र ये दिखा रहा है कि हम कहाँ लोकतंत्र हमारा चला गया। नहीं, हर क्षेत्र में देखिए आप, हर क्षेत्र में हमारी ये स्थिति है। लोकतंत्र तो देखिए आप, जब लोकतांत्रिक परंपराओं को आप निर्वाह नहीं कर रहे और आप सत्ता में भी जो आए हैं वो ईवीएम में गड़बड़ी करके वोटों को लूट के तब आप सत्ता में बैठे हैं। किसी संसदीय परंपरा को निभा करने का, किसी का सम्मान करने का मोदी जी का जो है किसी भी तरह से कल्चर नहीं है। और जो ये लगातार ये सब कर रहे हैं, ये एक जो है जबरदस्ती वाली बात है। और शायद इसी के लिए मोदी जी ने तीनों सेनाओं को अपने हाथ में लिया है। आप देखेंगे ना कि तीनों सेनाएं पहले राष्ट्रपति के अधीन थी, अब क्या हो गया है, तीनों सेनाओं के ऊपर आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिठा दिया और उसको सीधे सीधे मोदी जी ने प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का आपने एक तरह से यहाँ पे खात्मा कर दिया। जो सेना कल राष्ट्रपति के हाथ में थी, आज सीधे सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में। तो एक सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री को सेना क्यों चाहिए? इसीलिए क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को खत्म करके वो राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और जीवन भर के लिए सत्ता में बना रहना चाहते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि देश में असमानता इतनी बढ़ गई है, मैं एक फाइनेंशियली असमानता की बात कर रहा हूँ, जो रिपोर्ट आई है, जितनी संपत्ति इस देश के 99% लोगों को मिला के है ना, वो 1% लोगों के हाथ में उससे ज्यादा संपत्ति आज के रेट में। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 35% बढ़ गई, आप इस चीज को जरा सब लोग सोचें कि जब देश की आर्थिक व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, देश में भुखमरी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ऐसे में अंबानी और अडानी की संपत्ति 10 गुना कैसे बढ़ गई? 10 गुना। आप 35% की बात करें, 10 गुना बढ़ी है, मतलब यह होगा कि 1000% उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई उनकी प्रॉपर्टी? दूसरा, जो आप ये लगातार बात कर रहे हैं कि आपने जो है मतलब देश की जो तरक्की हुई है और ये सारी चीजें हैं, वो तरक्की दिखनी भी तो चाहिए, दिख वो कहीं भी नहीं रही है। अभी जो रिपोर्ट थी, पीछे जो रिपोर्ट थी, उसमें यह था कि 1% लोगों के पास में 73% संपत्ति है और अब जो आप काम कर रहे हैं, इसके बाद में मात्र 1% लोगों के पास में इस देश की 99% संपत्ति हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ
ऐसे समझा जाए, आम आदमी ऐसे समझ सकता है, माना 100 रोटियां हैं और 100 लोग हैं, तो कायदे में हर व्यक्ति को 1 रोटी मिलनी चाहिए, यही न्याय है, यही इंसाफ है। लेकिन अब क्या हो जाएगा कि रोटियां तो 100 हैं, खाने वाले भी 100 हैं, लेकिन 99 रोटियां एक के पास होंगी और 1 रोटी में बाकी 99 लोग क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, जिंदा रहेंगे, मरेंगे। ये आपकी स्थिति समझ में आनी चाहिए। ये है मोदी जी का विकास, और इसे विकास नहीं, मैं समझता हूँ इससे बड़ा विनाश कोई हो नहीं सकता। इसको आंकड़े में मैं तब्दील करता हूँ। 2017 में जो करोड़पति के पास 4,28,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, डेटा आया है, कल की बात है, उनकी संपत्ति 20,21,000 करोड़ हो गई। डेटा है कल। बताइए कैसे? कैसे? मैं यही बात कह रहा हूं कि संपत्ति उनकी इतने गुना कैसे बढ़ रही है, बिना सरकारी सपोर्ट के, बिना सरकार के उनके साथ में खड़े हुए और बिना सरकार के अनावश्यक उनको सपोर्ट करने के। ये संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार को उन्होंने अपनी जेब में रख रखा, सरकार उनके साथ गोदी में बैठी है। जैसे गोदी मीडिया है, सरकार की गोद में बैठा है, ऐसे ही सरकार चंद उद्योगपतियों की गोद में बैठी है, उनकी गुलामी कर रही है। और इसके लिए केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आखिरी सवाल, जिस तरह से ये किसान आंदोलन चल रहा है, अब ये जन आंदोलन बन चुका है, लेकिन इसके तहत जो मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्गीय है, बेरोजगार है, युवा है, अब ऐसा समय ऑलमोस्ट आता चला गया इस आंदोलन के साथ साथ में कि सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो क्या लगता है इस आंदोलन का आगे का रुख क्या होगा और सरकार का क्या रुख होगा? जीत होगी पक्की। और मेरी सलाह है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी जल्दी मान लें उनके लिए अच्छा है। अन्यथा आंदोलन का आप देख रहे हैं रूप क्या हो चुका है। ये आंदोलन इतना गहरा हो चुका है, इसका विस्तार इतना बड़ा हो चुका है। इस आंधी में मोदी जी, उनकी पार्टी का तो सफाया होगा ही होगा, अगर नहीं मानेंगे तो साथ में जिनकी वो गुलामी कर रहे हैं उद्योगपति, उनका भी सफाया होगा। और ऐसी हर गंदगी जो इस देश को दफन करने पे तुली है, जिसने इस देश का जीना हराम कर रखा, सबका सफाया होगा। और उसमें कोर्ट भी इंक्लूड है। मैं बता रहा हूं आपको, कोर्ट भी, अदालतें भी, इससे अछूती नहीं है। सबका सफाया होगा अगर नहीं मानेंगे तो।